गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप तो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो ये सेशन है यह है मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी हिस्ट्री अपने आप में किसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और आपके एग्जामिनेशन में जो सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, यानी आधुनिक भारत से आते हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग टॉपिक को इस प्रकार से लेकर के चले ताकि एज मच एज जो क्वेश्चंस है वो कवर हो सके। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का मॉडर्न इंडिया का चंपारण सत्याग्रह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि गांधी जी के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस टॉपिक को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगी, जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं गांधी जी को लेकर के, प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होता ही है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग सभी टॉपिक्स को कवर करें, एज मच एज क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले यहाँ पे सवाल यह है कि चंपारण सत्याग्रह की घटना कब की है, यह कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? यह 1917 यानी 1917 ईस्वी में किया गया था, 1917 ईस्वी में। या इसे आप बोल सकते हैं प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे, आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लेकर के चलना है, अपने सुझाव आप लोग एट द एंड कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे क्या बोला गया है? चंपारण सत्याग्रह या प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे बोला गया है। घटना कब की है? 1970 की। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? चंपारण में ही हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 पॉइंट्स तो आपको यहीं से ध्यान रखना है। 4th पॉइंट है किस ईस्वी में हुआ था? तो 1970 यानी 1917 ईस्वी में यह आंदोलन किया गया था, चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर इसको चंपारण सत्याग्रह क्यों नाम दिया गया, इसकी स्टोरी क्या थी? तो इसके स्टोरी को सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और लौटने के तत्पश्चात तुरंत भारत की राजनीति में प्रवेश नहीं किए, क्योंकि इनका एक व्यक्तिगत सोच था। इनका मानना था कि जब तक किसी पूरी घटनाक्रम को नहीं समझो उसमें बीच में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इसी हस्तक्षेप को नहीं करते उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले भारत की जो राजनीति है उसे समझने का प्रयास किया जाए। इन्होंने अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है उसके किनारे इन्होंने आश्रम की स्थापना की, जिस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया। फिर बाद में चलकर उस आश्रम का नाम भी चेंज कर दिया गया और उसे कहा गया साबरमती आश्रम। तो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि जो साबरमती आश्रम है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। और इसे पहले सत्याग्रह आश्रम बोला गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि प्रथम सत्याग्रह आश्रम, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है साबरमती आश्रम के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ आश्रम की स्थापना की। और वहाँ पर कौन लोग थे? जो लोग इनके साथ दक्षिण अफ्रीका से इनके साथ आए थे, जो इनके नीतियों को मानते थे, जो इनके विचारों से सहमत थे, वो लोग इनके साथ थे। तो ये लोग आकर के कहाँ पर सत्य और अहिंसा की मार्ग को अपनाते हुए व्यवहार में लाने की कोशिश करते हुए इसी आश्रम में वो लोग क्या हुए, वो लोग आकर के इसी आश्रम में रहने लगे, जिस आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। फिर 1916 ईस्वी में क्या होता है? लखनऊ में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, जो कि बिहार के रहने वाले थे, इनके कहने पर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया गांधी जी से चंपारण चलने के लिए, वहाँ की किसानों की स्थिति को जानने के लिए। गांधी जी चंपारण जाते हैं और फिर वहाँ से स्टार्ट होती है उनकी चंपारण की कहानी। तो चंपारण जो पहले 19वीं सेंचुरी में या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यहाँ पर हुआ क्या था कि 3/20 पूरे अगर स्थिति को समझेंगे तो ये रहा चंपारण का एरिया। चंपारण है कहाँ? तो ये आपका बिहार में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। अगर पूरे बिहार के मैप को, सपोज ये बिहार का मैप अगर मैं ऐसे देती हूँ तो ये वाला जो रीजन आपका आता है वर्तमान में, अभी अगर देखेंगे तो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण 2 है। अगर अभी की बात की जाए तो ये वेस्ट हो गया, सिर्फ समझना है, इसको लिखना नहीं है। वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट चंपारण हो गया। ओके, ईस्ट चंपारण, ये 2 चंपारण है अगर अभी देखा जाए तो। लेकिन उस समय में क्या था? केवल यह एक चंपारण था। और इसी चंपारण में यहाँ पर की ये घटना है, इसी वेस्ट चंपारण इस चंपारण को अगर ले ले तो यहाँ की ये घटना। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह जो चंपारण है आपके नेपाल से सटा हुआ जिला भी है।
ये वेस्ट और ईस्ट दोनों क्या है, नेपाल से सटा हुआ जिला। एक्चुअली बिहार के जो सटे हुए 7 जिले हैं उसमें से 2 तो यही हो गए, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। तो ये चंपारण जो है आपका, ये नेपाल से सटा हुआ जिला और यहीं की ये घटना भी है, यहाँ की यह घटना भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, राजकुमार शुक्ल यहाँ के थे, यानी चंपारण के एक गांव है यहाँ के, राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के निमंत्रण पर राजकुमार शुक्ल, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इनके निमंत्रण पर क्वेश्चन पूछता है कि किनके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। और उन्होंने कहाँ इनको निमंत्रण किया था, कहाँ इन्वाइट किया था, तो लखनऊ अधिवेशन, ध्यान रखिएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। पहले इस कहानी को समझ ले। देखिए, इतिहास को रटने से ज़्यादा जरूरी होता है कि इतिहास क्या है, एक कहानी है, बीता हुआ कल है जो कि क्या बन जाता है, कहानी बन जाता है। और इतिहास एक कहानी है, उसको समझिएगा बहुत आसानी से। राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, वहाँ पर ये क्या करते, गांधी जी भी जाते हैं। और मैंने आपको अभी कहा कि गांधी जी की अभी तक कोई भूमिका नहीं है राजनीति में, वो केवल भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश का। तो लखनऊ अधिवेशन में जब जाते हैं तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आप चंपारण आइए, इन्हीं के निमंत्रण पर। ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चंपारण जाते हैं और यहाँ से वो स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या। अब हम लोग आते हैं यहाँ की स्थिति पर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ की स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉइंट्स क्या हैं, 46 ईयर्स में, 46 ईयर्स ऑफ एज किसकी, गांधी जी की। 46 ईयर्स ऑफ एज में गांधी जी ऑफ एज, यानी कब, 1915 में ये क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस लौटे हैं, दक्षिण अफ्रीका से वापस कितने उनकी एज कितनी थी, 46 ईयर्स उनकी एज थी। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और वापस लौटने के पश्चात जब ये बिहार के चंपारण में गए तो वहाँ की स्थिति क्या थी, बिहार के चंपारण की स्थिति क्या थी, तो 19th सेंचुरी में, पूरी कहानी यहाँ सुन लीजिए, 19th सेंचुरी यानी या शताब्दी आप बोल सकते हैं, इस शताब्दी के प्रारंभ की घटना को जान ले। प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जो गोरे बागान मालिक थे, यानी आप उनको यूरोपीय मालिक भी कह सकते हैं, यहाँ पे क्या थे, गोरे बागान मालिक, या आप इनको यूरोपीय मालिक भी बोल सकते हैं, यूरोपीय मालिक। ये लोग करते क्या थे कि जो किसान की जमीन होती थी, मालिक कौन हो गया, बागान मालिक कौन हो गया, यहाँ पर गोरे हो गए, लेकिन जमीन किसकी होती थी, किसानों की होती थी। तो उन किसानों के ऊपर ये क्या करते थे, किसानों से, क्योंकि जमीन के मालिक ये लोग होते, जमीन इनकी होती थी, किसानों से क्या करते थे, इनकी जो जमीन होती थी उस जमीन के 3/20 ये 20वें हिस्से, यानी 20 जो आप ये कट्ठा देख रहे हैं, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। आप लोग इसमें से कुछ लोग जानते भी होंगे कि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। और इस बोला जाता था कि इस 20 कट्ठे का जो बीघा है उसमें 3 कट्ठे में क्या करो, तुम नील की खेती करो। किसानों से क्या बोला जाता था, इस हिस्से में क्या किया जाए, नील की खेती, और वो भी जबरन। यहाँ पर बोला जाता था इस हिस्से में नील की खेती, और किस रूप में, नील की खेती किस रूप में, जबरन, यानी जबरदस्ती से करवाई जाती थी। और जिसके कारण इसे क्या बोला गया, इसे एक अन्य नाम से जाना गया और वो कहा गया 3 कठिया पद्धति। इसीलिए इसे क्या बोला गया, 3 कठिया पद्धति कहा गया, 3 कठिया पद्धति। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, अगर चंपारण सत्याग्रह का नाम लिया जाए तो वो लोग बोलते हैं कि कहानी पूरी याद है, लेकिन जब भी अगर क्वेश्चंस की बात आती है तो क्वेश्चन भी रॉन्ग होता है। और उनसे अगर आप जनरली स्टोरी पूछ लें तो स्टोरी भी आपको नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि स्टोरी थी क्या।
ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है। जो गोरे बगान मालिक होते थे, बगान के मालिक कहलाए, लेकिन जमीन किसकी होती थी? किसान की होती थी। अब उनको जबरदस्ती बोला जाता था कि तुम इस 3 कट्ठे पे क्या करो? नील की खेती करो। जबरन खेती थी। और लोग ये क्या था? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था, अनुबंध होता था। क्या था यह? कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हैं, या इसे आप अनुबंध बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट या यह एक अनुबंध होता था जो करवाया जाता था। बोला जाता कि नहीं, क्या किया जाएगा? आपको 3 कठिया पद्धति में इसे इस प्रकार से लागू करना है। जबरन उससे करवाया जाता था। ये तो चलिए हो गया। अब कुछ टाइम बाद, यानी 19 जो सेंचुरी की स्टार्टिंग की घटना है, लेकिन 19th सेंचुरी का एंड जाते जाते, यानी 19वीं शताब्दी के अंत जाते जाते क्या हुआ कि जर्मनी में, यहाँ तक पूरी घटना समझ में आ गई? यहाँ तक पूरी घटना समझ में आ गई कि जर्मनी में क्या हुआ? रासायनिक जो कलर बोल सकते हैं या रंग का प्रयोग होने लगा, यानी जिसे हम डाई बोलते हैं ना, कपड़ों में जो डाई किया जाता है, इस प्रकार के कलर आने लगे, आविष्कार हो गया जर्मनी में। अब जब जर्मनी में वहाँ कलर का आविष्कार हो गया, ये 19th सेंचुरी के अंत की बात है, जब वहाँ पर आविष्कार हो गया तो इससे क्या हो गया? अब नील की जो उत्पादन की जाती थी, खेती की जाती थी, नील जो है बाजार से, अब इसकी मांग कम होने लगी, तो अपने आप ये मार्केट से बाहर होने लगा। अब जब ये मार्केट से बाहर होने लगा तो यूरोपीय मालिक को क्या जरूरत है इसकी खेती करने की? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन और जो यहाँ के जो भारतीय किसान थे वो भी तो मजबूरी में ही खेती कर रहे थे, जबरन उनसे करवाया जा रहा था, जबरन है ये। वो भी इससे चाहते थे कि हमें किसी प्रकार से, हमें भी इससे क्या है, छुटकारा मिल जाए। तो इसके बाद कहानी क्या शुरू होती है? ये चलता रहा यहीं पर, जब किसान भी, अब मजबूरी थी उनकी, वो भी इससे बाहर निकलना चाहते थे और यूरोपीय मालिक खुद भी इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? किसानों की विवशता का, क्योंकि किसान जो है वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको किसी प्रकार के कोई न्यूज़ से उनको जानकारी नहीं प्राप्त होती थी, वो अशिक्षित होते थे, तो उन्हें जानकारी नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया? सोचा कि हमें तो बाहर निकलना है, और अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया कि इसकी विवशता का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो उन लोगों ने इस पर एक लगान लगा दिया। लगान तो पहले से था, लेकिन उस लगान को बढ़ा दिया। क्यों? कि कहते हैं ना, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो, सपोज आप किसी कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और अगर उससे निकलना चाहते हो, तो हो सकता है कि कंपनी आपके ऊपर, अगर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पर कंपनी 35 लाख लगा दे या 25 लाख लगा दे, ये तो कंपनी की मर्जी। तो यहाँ पे भी क्या किया गया? जो यूरोपीय मालिक थे उन लोगों ने क्या किया? जबरन, यहाँ पर हम यहाँ कर सकते हैं कि जबरन उन लोगों ने क्या किया? लगान की वृद्धि कर दी। ओके, लगान को बढ़ा दिया। लगान के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे टैक्स थे। लगान के क्या किया? लगान प्लस अन्य कर, अन्य करों को इन्होंने क्या की? इसकी अत्यधिक वृद्धि कर दी, इसकी अत्यधिक वृद्धि कर दी। अन्य करों में भी क्या कर दिया? अत्यधिक वृद्धि कर दी। अब जब अत्यधिक वृद्धि हो गई तो किसान, मैंने आपको क्या कहा, किसान की इनकी मजबूरी थी, वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे। किसान फिर भी इस अमाउंट को पे करने को तैयार थे। इसके अलावा ये तो लगान था, केवल टैक्स की बात थी, लगान था, केवल टैक्स की बात थी। इसके अलावा किसान के साथ एक और बंद किया गया कि आप जो भी आपके उत्पाद है, जो भी किसान उत्पाद, उनका जो भी उत्पादन है, किसान के जो भी उत्पाद है, उस पर क्या किया जाएगा? इस उत्पाद पर जो अंग्रेज दाम लगाएंगे, उस दाम के, यानी उस रेट के अकॉर्डिंग इनको बिक्री करना था। अंग्रेज के तय किए हुए दामों के अकॉर्डिंग इसको बिक्री करना था। किसान अपने उत्पाद किस पे बिक्री करते हैं? अपने उत्पादों को, किसान जो है उत्पादों को अंग्रेजों द्वारा तय किए गए दरों पर बिक्री। अब इससे भी क्या होगा? इससे भी क्या हो गया? किसानों को नुकसान हो रहा था, इससे भी उनकी काफ़ी क्षति हो रही थी। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पर थी, और इसी सिचुएशन को हल करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था? गांधी जी को निमंत्रण किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब बात आती है, गांधी जी यहाँ पहुँच गए। जब इन्वाइट किया गया, गांधी जी चंपारण पहुँचे तो उन्होंने बोला
ये तो राजकुमार शुक्ल का स्टेटमेंट था कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत परेशानी में हैं। लेकिन गांधी जी सारा दिन घूमते थे, यानी सुबह वो निकल जाते थे और सारे दिन किसानों का बयान लेते रहते थे, और जो सही बयान उन्हें लगता था उसको क्या करते थे, वो लिखते चले जाते थे। ऐसे तकरीबन वो 800 किसानों का करीब वो बयान ले चुके थे। फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये तो किसानों के साथ वाकई में बहुत ज़्यादती हो रही है, यहाँ पर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन गांधी जी जब इसके साथ ये भी एक पक्ष जुड़ा था कि गांधी जी जब चंपारण पहुंचे थे तो वहाँ की कमिश्नर ने क्या किया था, मना कर दिया था, बोला था गांधी जी को कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। और गांधी जी ने सर्वप्रथम चुपचाप अहिंसात्मक रूप से वो क्या बोले कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, या आप बोल सकते हैं उनका कि उन्होंने सविनय अवज्ञा यहाँ पर किया था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन अब उनकी इस प्रतिक्रिया को, क्योंकि उन्होंने कोई विरोध तो किया नहीं, किसी प्रकार का कोई हिंसा रूप तो लिया नहीं, तो सरकार तो उनकी दक्षिण अफ्रीका की कहानी से पूरी तरीके से परिचित थी। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं, यहाँ पर भी क्या होगा, सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो उन्होंने जो वहाँ के लोकल गवर्नेंस थी, यानी जो लोकल वहाँ की जो शासन थी, जो कमिश्नर थी, उसको उन्होंने कहा, स्थानीय शासन को कहा कि नहीं, इन्हें पूरी तरीके से चंपारण को घूमने की इजाज़त दी जाए, और ये जिस प्रकार से भी मदद चाहते हैं इनको वो पूरी मदद दी जाए। और उन्होंने खुद इनके बिना कहे हुए वहाँ पे क्या कर दिया गया था, कमेटी का गठन कर दिया गया था, और उस कमेटी में गांधी जी को भी सदस्य बना दिया गया। गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। लेकिन गांधी जी की जो पूरी चंपारण अगर बोला जाए कि पूरे घूमने के दौरान जो उनके सहायक के रूप में खड़े हुए थे, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए कि कौन कौन से थे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से नहीं थे चंपारण में सहयोगी, निम्नलिखित में से चंपारण में सहयोगी थे, या क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि ए बी सी ये 3 शामिल थे, बी और सी शामिल थे। तो कुछ उन 6 व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए, जिससे क्वेश्चंस जो अगर आपके बनते हैं तो इन्हीं 6 में से किसी व्यक्ति के ऊपर पूछ लेता है, या 6 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन 6 व्यक्तियों के नाम लिखिए जो चंपारण में गांधी जी की सहायता के तौर पर उनके साथ खड़े थे, उनकी सहायक भूमिका में थे। और वो 6 व्यक्ति कौन कौन थे, तो सबसे पहले लिखिए राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, ब्रजेश प्रसाद, ब्रिज किशोर, जेबी कृपलानी, इन कुछ व्यक्तियों के नाम लिख लें। इसके अलावा मजहरुल हक, मजहरुल हक और महादेव देसाई। महादेव देसाई, ये आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। महादेव देसाई, तो ये वो 6 व्यक्ति हैं जो कि गांधी जी के साथ थे चंपारण में। वहां पे कमेटी गठित की गई। गांधी जी, सवाल एक ये भी बनता है कि क्या गांधी जी उस कमेटी के सदस्य थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गांधी जी स्वयं इस कमेटी के सदस्य थे। गांधी जी स्वयं कमेटी के सदस्य, कमेटी के सदस्य। और इन्होंने जब सदस्य थे, जब उसकी पूरी जांच की गई, तो गांधी जी ये ब्रिटिश सरकार को समझाने में पूरी तरीके से सहमत भी हो गए कि इनके साथ जो यहाँ पे लगान लिया जा रहा था वो क्या है, पूरी की पूरी गैर कानूनी है, इनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो टैक्स अब तक वसूले गए हैं उसका भी आप इनको क्या करो, किसानों को वापस करो। तो फाइनली 25% वापस किया गया, जिसका चंपारण में थोड़ा विरोध भी किया गया कि 100% वापस लेना चाहिए था। तो गांधी जी ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, जो 25% आया है ये भी अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार है, ये इससे भी वो काफ़ी क्या हो गए, उनकी पहली ये हार हो गई ना, क्योंकि गांधी जी पहुंचे जैसे ही राजनीति में, चंपारण पहुंचे, उनकी ये हार हो गई। तो इससे भी वो क्या थे, काफ़ी परेशान थे, विक्षुब्ध हो चुके थे। और 1 दशक के भीतर ये क्या किया, गोरे बागान मालिकों ने या यूरोपीय मालिकों ने, अंग्रेजों ने क्या किया था, चंपारण से ये लोग हट चुके थे, चंपारण छोड़ करके चले गए। तो ये रही पूरी कहानी चंपारण सत्याग्रह की। और इसे कह सकते हैं कि यही क्या था, गांधी जी की प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो यहाँ पर जो युद्ध बोल सकते हैं, यह पूर्ण रूप से सफल हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को यहीं पर महात्मा की उपाधि दिया था, ये ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को यहीं पर क्या किया गया था, महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ
टैगोर, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कहाँ दी गई थी, तो चंपारण की घटना के कारण ही उन्हें दिया गया था महात्मा की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा, महात्मा किसे कहा गया, गांधी जी को। महात्मा किसे कहा गया, गांधी जी को, गांधी जी को, गांधी जी को महात्मा कहा गया। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप और लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1916 में अहमदाबाद आश्रम की स्थापना। जो सवाल यहाँ से बनते हैं, अहमदाबाद में किस नदी के किनारे, साबरमती। नदी के किनारे। पहले इस आश्रम को क्या नाम रखा गया था, पहले इस आश्रम का नाम रखा गया था सत्याग्रह आश्रम, जिसे कालांतर में चेंज करके क्या कर दिया गया था, सदा आश्रम, जिसे कालांतर में चेंज कर क्या किया गया, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम इसे कर दिया गया। और उसके बाद भारतीय राजनीति में पहली बार प्रवेश कब किया, 1917 में भारतीय राजनीति में यहीं से उनका प्रवेश भी स्टार्ट हो गया। कहाँ से, 1917 में भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश भी आरंभ हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो बिहार में पूछता है कि राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन आपसे एक पूछता है, राजकुमार शुक्ल ये कहाँ के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको लिख लें, ये चंपारण, चंपारण के एक गांव है मुरली भर हवा। ओके, चंपारण का गांव कौन सा है, मुरली भरा हवा। ओके, चंपारण का गांव है मुरली भरा हवा, हवा, यहाँ के ये रहने वाले थे, इस ग्राम के, चंपारण के मुरली भरा। एक्चुअली क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, तो इस ग्राम के वो रहने वाले थे, मुरली भरा हवा ग्राम के ये रहने वाले थे, मुरली भरा हवा ग्राम के ये रहने वाले थे। इस प्रकार क्या हुआ, गांधी जी जो है अपने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उनका पूर्ण रूपण सफल रहा। तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अगर यहाँ से किसी भी प्रकार को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। रहा सवाल गांधी जी को, तो गांधी जी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अहिंसा का प्रयोग किया, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, लेकिन उन्हें बिना हिंसा की, अहिंसात्मक रूप से वहाँ खड़े रहे, जिसके कारण कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के सदस्य खुद इनको भी सदस्य बनाया गया। तो इस सब पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह को लेकर के। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते थे या कुछ स्किप हो गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, क्लास को किस रूप से लेकर के चलना है वो फिर मैं क्लास को उस डायरेक्शन में लेकर के चलूंगी, लेकिन एक बार आप लोगों का आइडिया, आपकी सुझाव मिलने चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। होप सो क्लास तो समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट हो या किसी भी प्रकार का कुछ हो तो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।